ओके, सो वंस अगेन आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम दृष्टि आईएएस में। और हम लोग यूपीएससी के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए ईयर बाय ईयर सिंस 2012 पीवाईक्यू कर रहे हैं। हमारा जो सब्जेक्ट अभी कंटिन्यूअस है वो है इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के पीवाईक्यू हम लोगों ने अभी लास्ट क्लास से स्टार्ट किया था। आज हम 2013 के क्वेश्चन करेंगे 2013 के, ठीक है। सो आप लोग थोड़ा अटेंटिव रहिए और देखिए कि यूपीएससी किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और कैसे यूपीएससी अपने पुराने क्वेश्चन से खुद को रिलेट करता है। जैसे कल आपने देखा कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड अगर कोई टॉपिक है तो उसमें यूपीएससी ने चीज़ों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा। आज आप देखेंगे कि उसी तरह के कुछ क्वेश्चंस और यूपीएससी ने पूछे एंड देयर इज़ रीजन कि व्हाई सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी में बैक टू बैक पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग इन चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों में से जिसने अभी एग्जाम दृष्टि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ डू सब्सक्राइब सो दैट आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। एग्जाम दृष्टि का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए सो दैट कि आपको पीडीएफ टाइम पे मिले एंड वी विल प्रोसीड इन दिस वे। चलिए, यस, वन मोर थिंग, डेली मेंस का जो प्रैक्टिस प्रोग्राम है वो हम लोगों का कंटिन्यू है। आप लोग उसको ज्वाइन करिए। ये यूपीएससी 2024 और 25 को फोकस करने के लिए है एंड अपने आंसर की क्वालिटी एनरिच करके उसे एनहेंस कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बढ़ा सकते हैं और अपने सिलेक्शन के चांसेस को इंक्रीज कर सकते हैं। सो ये प्रोग्राम ज्वाइन कीजिए और इसके लिए आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। चलिए, हाँ, एक करेक्शन है कल के क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पे। कल 8 कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत जो बताया गया था उसमें ऑल ऑफ द एबव बताया गया था, मतलब डी को करेक्ट बताया गया था, जो कि सही नहीं है। क्यों? इसमें पॉइंट नंबर 5 पे टेक्सटाइल दिया हुआ है, कपड़ा, जो कि कपड़ा 8 कोर इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है। इस तरह से ये सही नहीं होगा, तो ये आंसर सही नहीं है। यहाँ पे आंसर 4 है। ये करेक्शन आप लोग मार्क कर लीजिए। और हाँ, अब हम 2013 के क्वेश्चंस को वन बाय वन देखेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतया क्या अर्थ होता है। इस पे क्वेश्चन है और आपको बेसिक पता होना चाहिए कि प्रच्छन्न बेरोजगारी है क्या। तो जब भी हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, समझने के लिए देखिए, मान लीजिए कि अगर किसी फैक्ट्री में 10 पीपल वर्किंग हैं, ठीक है, ये एक फैक्ट्री है, 10 पीपल वर्किंग है, 10 लोग काम करते हैं, तो फैक्ट्री सालाना उत्पादन 100 रुपए का करती है, ठीक है। कितना? 100 रुपए का सालाना प्रोडक्शन करते हैं, उत्पादन करते हैं। फैक्ट्री में आप 10 + 1 एक और एम्प्लॉय बढ़ा दीजिए, तो आइडियली एक एम्प्लॉय बढ़ा, जो कंपनी का मालिक है उसके ऊपर खर्च का बर्डन बढ़ेगा, तो कुछ ना कुछ उत्पादन बढ़ना चाहिए। और अगर ये उत्पादन बढ़ रहा है दैट्स गुड। लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें कि एम्प्लॉय बढ़ाने पर उत्पादन ना बढ़े, यानी कि उत्पादन 100 रुपए का ही रहे, तो क्या इस लेबर के बढ़ाने का कोई फायदा है? इस लेबर के बढ़ाने का कोई फायदा है? उत्तर ही नहीं। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए किसी खेत में, किसी फार्म फील्ड में, किसी फैक्ट्री में, किसी सर्विस सेक्टर के इंस्टीट्यूशन में जैसे कि हॉस्पिटल, जहाँ पे कि एक एम्प्लॉय बढ़ाने से उस इंस्टीट्यूशन की प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उस परिस्थिति को हम कहते हैं ये जो एम्प्लॉय है एडिशनल वाला, ये डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड है, मतलब ये प्रच्छन्न रूप से बेरोजगार है। कहने का मतलब ये है कि यूनिट में एक एम्प्लॉय बढ़ाने से या एक से अधिक कोई भी एम्प्लॉय बढ़ाने से उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो रही। इसका मतलब ये कि ये जो 10 मजदूर हैं, यही इसकी अधिकतम सीमा है इस फैक्ट्री की। तो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट उस परिस्थिति को कहते हैं जहां पे एक या एक से अधिक एम्प्लॉय बढ़ाने पर उत्पादन नहीं बढ़ता है। और जब भी आप लोगों ने इकोनॉमी में पढ़ा होगा कि जब भी एक एम्प्लॉय बढ़ाने से या एक यूनिट बढ़ाने की बात करी जाती है तो उसे मार्जिनल इंक्रीमेंट कहते हैं, ठीक है। अगर एक एम्प्लॉय की बात हो तो हम उसे मार्जिनल एम्प्लॉय कहते हैं। तो जब भी प्रोडक्टिविटी ऑफ मार्जिनल लेबर शून्य हो तो उस परिस्थिति को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। अब आप अपने स्टेटमेंट देखिए और बताइए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं।
देखिए यूपीएससी में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि अक्सर जब भी कोई टीचर या मेंटर आपको बताते हैं तो वो तो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जाते हैं तो आपको हर्डल फेस करनी पड़ती है और आप आसानी से नहीं कर पाते। इस चुनौती का सामना आपको बैक टू बैक करना पड़ता है, इसलिए हमारे साथ आप स्वयं अटेम्प्ट करके देखिए और देखिए कि ये बातें जो मैंने अभी बैकग्राउंड में बताई इसके आधार पर क्या आप अपने क्वेश्चन को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एट लास्ट आपको यूपीएससी एग्जाम क्वालिफाई करना है। एग्जामिनेशन हॉल में आप अकेले जाएंगे एंड देयर विल बी नो मेंटर, है ना, देयर विल बी नो फैकल्टी और टीचर विद यू। तो आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए, करके बताइए कमेंट सेक्शन में क्या आप कर पा रहे हैं, हाँ या ना। देखते हैं बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार रहते हैं, इस कंडीशन को जनरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, जनरल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है। दूसरा, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। तो ये अपने आप में वेग सा स्टेटमेंट है, इसका यहाँ पे कोई रिलेवेंस नहीं है। वैकल्पिक रोजगार की आवश्यकता वहाँ पे होती है जहाँ पे कोई एम्प्लॉय वर्क करता है बट उसको एडिशनल इनकम नहीं मिलती है, तो वो एडिशनल वर्क ढूंढता है कि हाँ कुछ उसे हाफ टाइम या पार्ट टाइम कुछ और वर्क मिल जाए, तो उस कंडीशन को वैकल्पिक अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन कहते हैं। दैट इज नॉट रिलेवेंट हियर। तो ये दोनों बातें गलत हैं। तीसरा, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य हो, मतलब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, ठीक है। श्रमिक की सीमांत, हाँ अभी तो हमने इसी की बात करी कि जब भी एडिशनल एम्प्लॉय, जो एक एम्प्लॉय आप बढ़ाते हो उसे ही मार्जिनल एम्प्लॉय बोलते हैं, एक एम्प्लॉय बढ़ाने की घटना को। सो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यहाँ पे एक एम्प्लॉय की जब शून्य हो जाती है तो हम उसे डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। एंड लास्ट में है श्रमिकों की उत्पादकता कम है, दैट इज द केस ऑफ पुअर क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड पुअर क्वालिटी ऑफ एक्सपीरियंस। तो ये तो अपने आप में बाहर होता है, ये वो कंडीशन है जब लोगों के पास ट्रेनिंग का अभाव होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। देयरफॉर ये स्टेटमेंट अपने आप में इररिलेवेंट है, इसे बाहर कीजिए और आपका जो आंसर आता है सी। यस, एंड इन डिटेल अगर आप इसको और पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, आप इसके साथ आगे जा सकते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से वस्तुओं का कौन सा समूह भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जब भी बात करी जाती है तो आपको पता होना चाहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। अगर आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की कहानी पता है तो आप आसानी से इसे कर पाते हैं। एक बात याद रखना कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में करेंसीज तो होती हैं, ठीक है। अब जब करेंसीज की बात करी जाएगी तो ये करेंसीज डोमेस्टिक करेंसी हो सकती है, डॉलर हो सकती है, गोल्ड होते हैं, ठीक है, ओके। एंड व्हाट अदर देन गोल्ड, एसडीआर, यस। ये गोल्ड, जैसे मान लीजिए भारत में आरबीआई के पास कोई गोल्ड है तो हाँ हम उसे फॉरेक्स के तौर पर यूज कर सकते हैं। एसडीआर, करेंसीज, ये सारी चीजें आते हैं। इन एनी केस अगर किसी एक देश ने किसी दूसरे देश से लोन लिया है तो लोन की कैटेगरी यहाँ पे ऐड नहीं होगी। अगर वो लोन किसी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, जैसे किसी कंट्री को आईएमएफ ने लोन दिया है, तो उस लोन को भी आप फॉरेक्स में नहीं रख सकते, ठीक है। अब जनरल अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि हाँ फॉरेक्स में क्या क्या चीजें होती हैं, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड व्हाट इज नॉट अंडर द फॉरेक्स। देयरफॉर अब आप इसको देखिए कि विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट, हाँ ये हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए भारत में अगर डॉलर है तो हम डॉलर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, यूरो, येन, कुछ भी है हम उसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। एसडीआर यानी कि विशेष आहरण अधिकार जो आपके पास है वो भी हम यहाँ पे ले सकते हैं। फिर विदेशों से अगर आपको कोई ऋण प्राप्त होता है वो इसका पार्ट नहीं होगा, देयरफॉर ए इज आउट। बी, विदेशी मुद्रा संपत्ति, फॉरेन करेंसी एसेट, ये हो सकता है। आरबीआई के पास सोना, ये ट्रांसलेशन एरर है, यहाँ पे आते हैं हिंदी इंग्लिश में। फॉरेन करेंसी एसेट एंड गोल्ड होल्डिंग ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआर, तो ये अपने आप में एक्यूरेट स्टेटमेंट है। और सी एंड डी चेक कर लेते हैं। फॉरेन करेंसी एसेट, ठीक है, लोन नो, हमने बोला ना लोन नहीं हो सकता इसका, तो ये अपने आप में आउट, ए आउट, सी आउट। बी हमको ऐसे आंसर मिल चुका है, बट वी हैव द ड्यूटी टू चेक ईच एंड एवरी स्टेटमेंट सो दैट इन एनी कंडीशन आप किसी गलत स्टेटमेंट या मोस्ट प्रोबेबल से दूर न रह जाएं। डी,
फॉरेन करेंसी एसेट यस, गोल्ड यस, एंड लोन्स ऑफ वर्ल्ड नो। कोई भी वर्ल्ड बैंक या कहीं का भी लोन होता है, हम इसको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में ऐड नहीं करते। देयरफॉर आपका आंसर तो आ ही चुका है, द आंसर इज बी। ओके, यस, यहां पे आप देख सकते हैं कि विदेशी मुद्रा जमा, बॉन्ड, बॉन्ड भी अगर होगा तो हम उसे फॉरेक्स में रखेंगे, ठीक है। गोल्ड रिजर्व, एसडीआर, एसडीआर जो आईएमएफ के द्वारा कोटा दिया जाता है उसके द्वारा निर्धारित होता है। बैंक रेट में वृद्धि आमतौर पर क्या इंडिकेट करती है? अब देखिए, ये अप्लाइड नेचर का क्वेश्चन है। अब आपको पहले तो बैंक रेट पता होना चाहिए। आइए देखते हैं बैंक रेट क्या है, ठीक है। बैंक दर क्या है? बैंक रेट, बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को, आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को लॉन्ग टर्म, यहां पे मनी का फ्लो किधर होगा? आरबीआई से शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की ओर, लॉन्ग टर्म यानी कि लंबी अवधि के लिए, एंड विदाउट कोलेटरल, मतलब इसमें कोई कोलेटरल नहीं लगना, ठीक है, इसमें कोई कोलेटरल नहीं लगता। तो इस तरह का दिया जाने वाला लोन है। अब प्रिंसिपल यहां पे देखते हैं, सब लोग यहां पे अटेंशन पे करेंगे। आरबीआई से पैसा शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की ओर अगर जाता है, ठीक है, मान लीजिए किसी टाइम आरबीआई ये पैसा देती है 8% की रेट से। अब आरबीआई दो कंडीशन देती है, या तो 10% से देने के लिए, तो हम बोलेंगे कि ये पैसा बैंक को महंगा मिल रहा है। मतलब क्या कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को जो पैसा आरबीआई से पहले 8% की ब्याज पर मिल रहा था, अब वो 10% में मिलने लगा। मतलब ये कि 100 रुपये अगर शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से लेना चाहते हैं तो पहले उसे 8 रुपये अतिरिक्त अदा करना पड़ता था, अब 10 रुपये करना पड़ेगा। इसलिए इस पॉलिसी को हम बोलते हैं, ध्यान दो सभी लोग, इस पॉलिसी को हम बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी या सख्त मुद्रा नीति। इनके दूसरे भी नाम हैं, जैसे हॉकिश मनी पॉलिसी, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं, अगर इस 8% को आरबीआई घटा के 6% कर दे तो तब हम इसे क्या बोलेंगे? तब हम इसे बोलेंगे सस्ती मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी, ठीक है, इजी मनी पॉलिसी। कुछ इस तरह के टर्म्स तब हम यूज करते हैं अगर हमको बैंक रेट के द्वारा मनी के फ्लो के बारे में पता चल गया है, तब हम अपने स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। एंड आई थिंक अप टू हियर आप लोगों ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। सो लेट्स चेक। बाजार में ब्याज दर गिरने की संभावना है। अगर बैंक रेट में वृद्धि किया जाता है तो ब्याज दर बढ़ेगा कि घटेगा? देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आरबीआई ने 8 की जगह 10% कर दिया, मतलब वृद्धि करी, ठीक है। तो वैसी कंडीशन पे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, जिसका उदाहरण आप ले सकते हैं पीएनबी, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक है। तो पंजाब नेशनल बैंक को पहले 100 रुपये लेने के लिए 8 रुपये अतिरिक्त अदा करना पड़ता था। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक जब आरबीआई को पैसे वापस करेगी तो 108 वापस करेगी, अब 110 वापस करेगी, चूंकि 10% का बैंक रेट बढ़ चुका है। तो वैसी कंडीशन पर जब पंजाब नेशनल बैंक लोन देगी अपने ग्राहकों को, मतलब मेरे और आपके जैसे लोगों को, तो क्या वो 8% की दर से देगी या 10% की दर से देगी या उससे और ज़्यादा बढ़ा के देगी? चूंकि उसे ही महंगा लोन मिल रहा है तो वो लोन और महंगा देगा ग्राहकों को। तो इसे हम बोलते हैं टाइट मनी पॉलिसी। तो वैसी कंडीशन पर ब्याज दर गिरने की संभावना है, ये बात गलत हो जाती है, ब्याज दर बढ़ने की संभावना है, ठीक है। बी, सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई अब वाणिज्यिक बैंकों को ऋण नहीं दे रहा। ऐसा नहीं है, दे रहा है, लेकिन कंडीशन थोड़ी सी महंगी हो गई, तो ये बात भी अपने आप में बाहर, ये नहीं गलत हो जाता है। सेंट्रल बैंक आसान धन नीति का पालन कर रहा है, इजी मनी की बात नहीं है। तो बस हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा कि सेंट्रल बैंक सख्त या टाइट मनी पॉलिसी का पालन कर रहा है, ठीक है। सो हियर इज योर आंसर एंड एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे एडिशनल चीजें कुछ देख लेते हैं। टाइट मनी पॉलिसी के परिणाम क्या होंगे? जब टाइट मनी पॉलिसी अप्लाई होती है तो वैसी कंडीशन पर बैंकों को महंगा लोन मिलता है और ग्राहकों को, यानी कि मेरे आपके जैसे जो ग्राहक हैं, उनको और महंगा लोन मिलता है। ऐसी कंडीशन पर हमारे पास पैसा कम होगा, हम बाजार से कम चीज़ें खरीदेंगे। जब कम चीज़ें खरीदेंगे तो मुद्रास्फीति में नियंत्रण आएगा,
कंट्रोल आएगा, मुद्रास्फीति में कमी आएगी, ठीक है, और निवेश में भी कमी आएगी। दोनों बातें देख लेते हैं, निवेश, मुद्रास्फीति में कमी आएगी, निवेश में कमी आएगी। दैट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन। द फोर्थ वन, भारत में घाटे के वित्त पोषण का उपयोग संसाधन जुटाने के लिए किया जाता है। डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में क्वेश्चन है, आइए देखते हैं क्या है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग, इसका कंटेस्ट देख लेंगे तो हमको समझना आसान हो जाएगा। जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी अपने बजटरी एक्सपेंडिचर करती है, तो अगर उसके पास जो भी बजटरी रिसीट्स हैं वो ज्यादा हो जाए, किससे? एक्सपेंडिचर से, सॉरी, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाए रिसीट से, मतलब अब वो खर्चे ज्यादा कर रही है, ठीक है, अपनी आय से ज्यादा खर्च कर रही है सरकार। मान लीजिए सरकार की खर्च 120 रुपए है और उसकी आय 100 रुपए है, तो वैसी कंडीशन पर ये 20 रुपए कहीं और से लेके खर्च करेगी। कहां से? ये 20 रुपए उसे कहां से मिलेंगे? तो इसके लिए गवर्नमेंट जा सकती है बैंकों के पास, गवर्नमेंट जा सकती है पीपल के पास, ठीक है, पीपल के पास कि हमको पैसा दो, हमको कुछ डेवलपमेंटल कामों में खर्च करना है। अब देखिए, गवर्नमेंट एडिशनल पैसा खर्च क्यों कर रही है? उसे तो पता होता है ना कि उसकी प्राप्तियां क्या क्या होंगी, उसकी आय क्या क्या होगी, उसे तो पता होता है, तो गवर्नमेंट एडिशनल खर्च कर क्यों रही है? चूंकि एक बात आप समझिए, जहां पे डेमोक्रेसी है, जनरली वेलफेयर स्टेट एक अवधारणा होती है। वेलफेयर स्टेट की बात जब भी किसी गवर्नेंस में होती है, तो वहां पर गवर्नमेंट को बहुत सारे एक्सपेंडिचर गरीबों के कल्याण के लिए, स्कूल बनाने, अस्पताल बनाने, टीका लगाने, सड़क बनाने, पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तमाम तरीके के इंतजामात करने के लिए करने पड़ते हैं। और ऐसी कंडीशन पर गवर्नमेंट के ऊपर खर्च का बर्डन बढ़ता है। गवर्नमेंट को पता है कि अगर उसकी आय 100 रुपए है तो भी वो खर्च से ज़्यादा करती है। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट करती क्यों है? केवल वेलफेयर? नो, वेलफेयर के साथ साथ गवर्नमेंट को पता होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करती है, कोई स्कूल अस्पताल कुछ भी बनाती है, तो इससे आर्थिक विकास होगा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये एक अपने आप में एडिशनल मॉडल है कि गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ाकर इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहती, मनी को पंप करती है इकोनॉमी में। इन दैट सर्कमस्टेंसेस इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में एक कॉन्सिक्वेंस होता है। और ये एक मेजर रीजन था, जबकि 2009-10 के टाइम में भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ तेजी से डबल डिजिट में पहुंचा। 2011 में भारत में इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अरसे के बाद डबल डिजिट में आया, या ये कह लें कि पहली बार डबल डिजिट में आया। अगर कोई शॉर्ट पीरियड इग्नोर कर दें तो 2011 वाज द ईयर व्हेन इंडियन इकोनॉमी ग्रोज मोर देन 10%। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सारी बातें कि विदेशी ऋण को कम करना। देखो, डेफिसिट फाइनेंसिंग का विदेशी ऋण से कोई लेना देना नहीं है। विदेशी ऋण की जब भी बात होती है तो वो करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग इज द कंपोनेंट ऑफ बजट ऑफ यूनियन और एनी स्टेट। इन आवर केस इट इज बजट ऑफ यूनियन। द सेकेंड वन, सी, भुगतान संतुलन को समायोजित। नो, अगेन बैलेंस ऑफ पेमेंट को ही भुगतान संतुलन कहते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट अबाउट any budgetary proposition, it is about capital account and current account, that's it। सार्वजनिक ऋण का मोचन। देखो, सार्वजनिक ऋण का मोचन तो सरकार तब करेगी जब सरकार के पास अतिरिक्त पैसा होगा। यहां तो ऑलरेडी सरकार ऋण ले रही है ना, तो मोचन कैसे करेगी? मोचन करने का मतलब है कि वो अदा कर रहा है सार्वजनिक ऋण को। नो, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट अपने ऋण को बढ़ा रहा है। आउट। आर्थिक विकास एकमात्र हमारे पास ऑप्शन बचता है, जो कि यहां पे सही केस है। हाँ, यहां पे आप देख सकते हैं कृत्रिम तरीके से आर्थिक विकास को आवश्यक प्रोत्साहन प्रदान करता है। क्या? घाटे का वित्त पोषण, डेफिसिट फाइनेंसिंग। वर्ष 2013 यूपीएससी प्रीलिम्स में आए हुए क्वेश्चन का एनालिसिस चल रहा है, तो आप लोग इस सीरीज में क्वेश्चन नंबर 5 पर आ चुके हैं। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देना शामिल है, मतलब प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग।
किन किन फील्ड्स में दिया जाता है? आइए देखते हैं। एग्रीकल्चर यानी कृषि, एमएसएमई यानी कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों में, वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज, SC ST एंड वीमेंस के केसेस में, गरीबों के केस में। इसके अलावा सोशल इंफ्रा क्रिएट करने में। सोशल इंफ्रा क्या होता है? सोशल इंफ्रा मतलब स्कूल, अस्पताल इत्यादि, पानी पीने की समुचित व्यवस्था करना, तालाब बनाना, ये सब सोशल इंफ्रा में आते हैं। और एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। व्हाट एल्स? ये कुछ, हाँ, रिन्यूएबल एनर्जीज के लिए, अगर कोई सोलर पावर या विंड पावर का सेटअप डेवलप करना चाहता है इत्यादि के लिए भी आपको प्राइमरी सेक्टर लेंडिंग का फायदा दिया जा सकता है। चलिए देखते हैं। कृषि हाँ है, सूक्ष्म और लघु उद्यम है, वीकर सेक्शन कमजोर वर्ग है, मतलब आंसर होगा सभी, ऑल ऑफ द। हम लोगों ने बात कर लिया है, इसके अलावा भी छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इन दैट केस अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। द सिक्स्थ, कीमतों के सामान्य स्तर में वृद्धि किसके कारण हो सकती है? मतलब किसके कारण इन्फ्लेशन हो सकता है? अगर इसको सीधे सीधे ऐसे भी पूछा जाए या नेक्स्ट ईयर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सरप्राइज नहीं होना। बात एक ही है कि किन किन परिस्थितियों में कीमतें बढ़ती हैं, महंगाई आती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। देखते हैं। मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, मनी सप्लाई में वृद्धि। मनी सप्लाई की बात है। अब मनी सप्लाई में हमने लास्ट क्लास में भी बात करी थी जब PYQ 2012 के डिस्कस कर रहे थे कि मनी सप्लाई में पैसा किससे किसके पास जाता है? RBI से पैसा जाता है जनता के पास, पीपल के पास। ठीक है, RBI से पीपल के पास पैसा आता है मनी सप्लाई के केस में, अगर मनी सप्लाई बढ़ रही है तो। हाँ, मनी सप्लाई के केस में जब पैसा RBI से पीपल के पास आएगा उस कंडीशन पर पीपल के पास ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए, पीपल ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, सीधी बात है। क्योंकि प्रोडक्शन उतना ही है, लोगों के हाथ में पैसा बढ़ गया है तो लोग डिमांड ज़्यादा करेंगे, डिमांड ज़्यादा करेंगे तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, क्या आएगा? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ठीक है, नेक्स्ट वन, उत्पादन के समग्र स्तर में कमी। मान लीजिए कि किसी साल किसी देश में 100 कारें बनती हैं, एक औसत ले लेते हैं कि किसी देश में प्रतिवर्ष 100 कार बनती हैं, 100 कार्स बनती हैं और ये बिक जाती हैं। उत्पादन में कमी, तो मान लीजिए कि 100 से घटकर हो गया 60। किसी साल उस देश में अब केवल 60 कारें बनी, खरीदने वाले हर साल रहते हैं 100, कारें बनी 60, तो डिमांड ज़्यादा होगी। भाई वो 40 लोग जो कारें खरीदने के लिए आएंगे उनको कारें नहीं मिलेंगी तो बोलेंगे कि हम ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कार हमको दो। तो वैसे कंडीशन पर या इस केस में भी डिमांड पुल इन्फ्लेशन आएगा। ठीक है, दूसरा, प्रभावी मांग में वृद्धि। प्रभावी मांग में, तो मांग में वृद्धि तो अपने आप को डिमांड पुल इन्फ्लेशन ही होता है। तो इसका मतलब यह है कि कीमतों में वृद्धि के लिए तीनों कारण जिम्मेदार हैं, 1, 2 and 3. Answer will be D. Okay, the more explanation is given here for the case if you want to study more, so go through explanation also. Question number 7, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सबसे अधिक मुद्रास्फीतिकारी होने की संभावना है? किसमें? Which of the following is most inflationary? सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी क्या है? सार्वजनिक ऋण का भुगतान, नो, क्योंकि सार्वजनिक ऋण का भुगतान करेगी गवर्नमेंट के पास, अपने पास खर्च करने के लिए नहीं होगा। जनता अगर कोई इस तरह का मान लीजिए लोन लेके रहती है, वो अगर कभी अदा करती है तो उसके पास पैसे कम खर्च करने के लिए होते हैं। वही लॉजिक यहाँ पे लगता है कि अगर गवर्नमेंट अपने लोन्स को रीपे कर दे तो सार्वजनिक ऋण का, तो वैसे केस में नहीं है। वैसे केस में
सबसे ज़्यादा इन्फ्लेशनरी होने के चांसेस नहीं होते। बजट घाटे को पूरा करने के लिए जनता से उधार लेना, इसमें थोड़े बहुत चांसेस हैं कि ये थोड़ा इन्फ्लेशनरी हो सकता है, कि भाई गवर्नमेंट जो है अपना उसके पास पैसा आ सकता है खर्च। बट इसका पैराडॉक्स भी है कि जब आप जनता से पैसा लेते हो तो जनता के पास पैसे नहीं रहेंगे तो खर्च नहीं करेगी। तो नेट इफेक्ट क्या है, मनी सप्लाई तो कुछ बढ़ घट नहीं रही है। तो ऐसी कंडीशन पे इस केस में इन्फ्लेशनरी होने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट, बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से उधार लेना। देखो, अगर आप ये देख रहे हो कि मनी सप्लाई में कोई चेंज आ रहा है तो जनरली ऐसे में कोई चेंज नहीं आ रहा मनी सप्लाई में। हाँ, लेकिन फिर भी ये देख सकते हो कि अगर गवर्नमेंट बजट घाटे को पूरा करने के लिए पैसा ले रही है, उसको वो डेवलपमेंटल कामों में, वेलफेयर स्कीम्स में खर्च कर रही है, तो थोड़ा चांसेस है कि हाँ ऐसी कंडीशन में इन्फ्लेशन के लिटिल बिट, बट वो सियोरिटी के साथ इस्टेब्लिश नहीं किया जा सकता है। चलो इसको हम रिव्यू करने के लिए छोड़ देते हैं। दूसरा, बजट घाटे को पूरा करने के लिए नया पैसा छपवाना, प्रिंटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस बजट डेफिसिट। यस, ऐसी कंडीशन पर सेंट्रल बैंक विच मीन्स आरबीआई नई करेंसी पब्लिश करती है, यानी कि मनी सप्लाई तेजी से बढ़ेगी। मनी सप्लाई बढ़ेगी मतलब पैसा, नया पैसा आरबीआई से जनता के पास आएगा, पीपल के पास। तो ये पैसा जो है अपने आप में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी होगा। ठीक है, देयरफॉर यहां पे डी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है, बजट घाटे को पूरा करने के लिए बैंकों से उधार लेना इज नॉट द मोस्ट सुइटेबल आंसर। यस, डी। सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम, मतलब कहने का क्या कि अगर मनी की सप्लाई उतनी ही रहती है लेकिन मांग में वृद्धि हो रही है, पैसे की मांग में वृद्धि हो रही है लेकिन उसकी सप्लाई उतनी ही रहती है। कहने का क्या मतलब है, जरा वस्तुओं पे आओ। मान लो तुम्हारे पास जो किराने की शॉप है एक ही है, अगर समझ लेते हैं, तो उसके पास जो शुगर है यानी कि चीनी, उसकी सप्लाई नहीं बढ़ती, सप्लाई सेम है। ठीक है, और डिमांड बढ़ जाती है। क्यों डिमांड बढ़ जाती है? मान लेते हैं कि इसी महीने सबका बर्थडे है, जुलाई में ही ज़्यादातर बर्थडे पड़ते हैं, तो टेक इट एग्जाम्पल। या दूसरा और केस ले लेते हैं, मान लेते हैं कि इसी महीने होली, दिवाली, क्रिसमस, ईद, बकरीद सब है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन पे भी डिमांड चीनी की बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी, सप्लाई उतनी ही है, तो महंगाई आएगी। ठीक है, महंगाई आएगी। अब यही लॉजिक हमको लगाना है मनी के केस में। अगर मान लीजिए कि मनी की डिमांड ज़्यादा है, स्टेट बैंक के बाहर रोज 100 लोग लोन लेने आते हैं। दूसरा उदाहरण समझिए, इस 100 की जगह अब 120 लोग आए हैं, यानी कि 20 लोग ज़्यादा आए हैं पैसा लेने के लिए। स्टेट बैंक के पास पैसा होता है कि वो 100 लोगों को लोन दे सकता है। अब 20 लोग ज़्यादा आने लगे पूरे भारत में, तो वैसी कंडीशन में स्टेट बैंक को लगेगा ज़्यादा लोग लोन लेने आ रहे हैं, क्यों ना, कमाई का अवसर है तो कमा लो, लोगों को ठग लो, तो लोगों को महंगा लोन देगा। पहले अगर वो यही लोन 10% में दे रहा था, तो हो सकता है वो कोशिश करे कि अब हम यही लोन 15% की ब्याज दर पर देंगे, लेना है तो लो, नहीं लेना है तो हमारे पास ग्राहकों की कमी नहीं है। मतलब ये कि जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है वो महंगी हो जाती है, अगर उसकी आपूर्ति वही रहे तो, उसकी सप्लाई वही रहे तो। यही बात हम पैसे के केस में लगाते हैं और अपने स्टेटमेंट्स को चेक करेंगे कि कीमत के स्तर में गिरावट, जब सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, तो मनी की कीमतों में गिरावट नहीं होगी, मनी की कीमतें और बढ़ जाएंगी, इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ब्याज दर में वृद्धि, ठीक है, इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये हो सकता है, तो इसको हम लोग रिव्यू करेंगे। दूसरा, डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा एक बात और, जब भी आपको कभी ये लगे कि ये स्टेटमेंट सही है तो उसे टिक मार के या गोला भर के OMR का आगे मत बढ़ जाना। चारों स्टेटमेंट आपको रिव्यू करने हैं। अगर 4 से ज़्यादा स्टेटमेंट दिए हैं तो सबको रिव्यू करने हैं और सारे विकल्पों को रिव्यू करना है, तब आप अपने उत्तर तक पहुंचना। ठीक है, आइए देखते हैं। अ डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? दोनों बातें हम लोग देखेंगे। एन इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, नो, ये तो मनी की सप्लाई अगर बढ़े तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होता है, लोगों के पास ज़्यादा पैसा पहुंचे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है। तो डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा नहीं, क्योंकि ऐसी कंडीशन में चूंकि मुद्रा की मांग ज़्यादा है
और उसकी आपूर्ति कम है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, यही एक हमारे पास जो है केस बचता है। डिक्रीज क्यों नहीं होगा? अच्छा एक बात, रेट ऑफ इंटरेस्ट की जब भी बात किया जाए तो आप अपने दिमाग में रेपो रेट रखो, ठीक है, क्योंकि ये बाकी रेट के साथ कोरिलेट करता है, अपने आप आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज दर में वृद्धि, ये सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष ऋण सहायता प्रदान करता है? मतलब कि इनमें से कौन से ये संस्थाओं के नाम हैं जो कि ग्रांट देते हैं, तो वो कौन सी ग्रांट हैं जो डायरेक्ट किसको दिया जाता है? रूरल हाउस होल्ड को, यानी कि ग्रामीण परिवारों को डायरेक्ट कौन इसमें ग्रांट देता है? आइए देखते हैं। रीजनल रूरल बैंक RRBs, ये तो बने इसीलिए हैं कि गांव वालों को पैसा दो, है ना, तो ये तो ठीक है। दूसरा नाबार्ड, अब आपको पता है नाबार्ड की वर्किंग मैकेनिज्म क्या है? NABARD, ये नाबार्ड है, ठीक है। तो नाबार्ड पैसा देता है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक को या रीजनल रूरल बैंक को या कोऑपरेटिव बैंक को, ठीक है। और ये जो बैंक हैं ये पैसा देते हैं पीपल को, ठीक है, ये पीपल को पैसा देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नाबार्ड डायरेक्ट ऐसी फाइनेंसिंग नहीं करता है, ये बाहर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक मिनट, ये 1 and 2 है, ये 2 and 3 है, ये 1 and 3 है, ध्यान देना, दिस इज 2 and 3। लैंड डेवलपमेंट बैंक, हाँ लैंड डेवलपमेंट बैंक भूमि सुधार, कृषि से संबंधित जितनी भी भूमि होती है, जमीन होती है, उससे डेवलपमेंटल कामों के लिए लैंड डेवलपमेंट बैंक डायरेक्ट लेंडिंग करता है। तो देयरफॉर आपका 1 and 3 करेक्ट होगा। दिस वे सी कैन बी द आंसर, बिकॉज 2 गलत है, 2 आउट 2 आउट 2 आउट, ठीक है, 1 and 3 करेक्ट आंसर होगा। हाँ ये 2 and 3 है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे। सी, ठीक है, 1 and 3 करेक्ट है। 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महंगाई से देनदारों का लाभ होता है, मतलब इन्फ्लेशन बेनिफिट्स डेटर्स, डेटर्स मतलब देनदार, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स बॉन्ड होल्डर्स। आइए सब बातों को एक एक समझते हैं। पहले तो समझते हैं बॉन्ड होल्डर कौन होते हैं। बॉन्ड धारक कौन होते हैं? बॉन्ड होल्डर्स। तो जैसे मान लो कि स्टेट बैंक है, इसने कोई बॉन्ड बेचा और ये मैं हूं, मेरे पास ये बॉन्ड आ गया, ठीक है, तो मैंने स्टेट बैंक को कुछ पैसे दिए होंगे, स्टेट बैंक मुझे कुछ इंटरेस्ट देगा, ब्याज देगा, तो जो बॉन्ड खरीदता है वो बॉन्ड होल्डर होता है। तो जो बॉन्ड खरीदता है तो खरीदने के बदले स्टेट बैंक कुछ मुझसे पैसा लेगी, तो वैसी कंडीशन पर मैं स्टेट बैंक को क्या दूंगा? रुपए। अब चूंकि मैं स्टेट बैंक को रुपए देता हूं तो मैं क्रेडिटर हूं, यहां पे ये हो जाएगा क्रेडिटर, ठीक है। स्टेट बैंक हो जाएगा डेटर, ठीक है, क्योंकि ये बॉन्ड बेच रहा है, ये पैसे प्राप्त कर रहा है, जो प्राप्त करता होता है वो देनदार हो जाता है। तो स्टेट बैंक ने जो मुझसे पैसे लिए वो मेरे पैसे वापस करने के लिए देनदार हो गया, तो बॉन्ड होल्डर हो गया क्रेडिटर। तो अब हमको ये बात थोड़ी थोड़ी समझ में आएगी कि इन्फ्लेशन क्या बॉन्ड होल्डर या किसी क्रेडिटर को फायदा पहुंचाएगा। ये केस समझते हैं एक और उदाहरण से। जैसे कि स्टेट बैंक ने मान लीजिए मुझे बॉन्ड दिया, मैंने स्टेट बैंक को 100 रुपए दिए, ठीक है, यहां ध्यान दो, मैंने स्टेट बैंक को 100 रुपए दिया और स्टेट में इस समय ये जिस तारीख की बात है मान लेते हैं ये है 1 जनवरी 2022 और इस समय इन्फ्लेशन कितना है, यानी कि मुद्रास्फीति कितना है, मान लेते हैं 0%, ठीक है। एक साल बाद यानी कि 1 जनवरी 2023 को मुद्रास्फीति है 10%, ठीक है, और स्टेट बैंक ने मुझे बॉन्ड पर इंटरेस्ट दिए 5%, ठीक है, 5% के इंटरेस्ट पे मेरा पैसा उसने लिया था, तो स्टेट बैंक मुझे वापस करेगी 105 रुपए। अब स्टेट बैंक मुझे 105 रुपए 1 साल के बाद
इस तारीख को वापस करेगी। लेकिन इन्फ्लेशन कितना है 10%, तो मेरे पास 105 रुपए होने के बावजूद भी मैं इसमें से कितना सामान खरीद पाऊंगा, जो भी खरीद पाऊंगा वो 10% कम होगा, क्योंकि 10% अब महंगाई आ गई है, पहले नहीं थी। क्योंकि क्वेश्चन है कि इन्फ्लेशन से किसको फायदा या लाभ होता है, तो हमने इन्फ्लेशन का केस ले लिया। अब 10% महंगाई है, यानी कि जब मेरे पास 100 रुपए थे, तो अगर 100 रुपए में मैं किसी समय 10 साबुन खरीद सकता हूं, तो अब इसमें 10% की महंगाई हो गई, यानी कि अब हर साबुन 11 रुपए का हो गया है, तो मैं 10 नहीं खरीद सकता, 9 खरीद सकता हूं। अब मान लो मेरे पास 105 रुपए आ गए, तो 105 रुपए का भी मैं 11 रुपए के हिसाब से अगर खरीदूंगा तो 9.5 साबुन खरीद सकता हूं, 10 नहीं खरीद सकता। जबकि 1 साल पहले जब मेरे पास 100 रुपए थे तो मैं 10 साबुन खरीद सकता था। तो महंगाई से फायदा किसको हुआ? स्टेट बैंक को। क्यों? वो उदाहरण स्टेट बैंक के केस में लगा दो। स्टेट बैंक ने जब 100 रुपए मुझसे लिए और मुझे एक बॉन्ड, बॉन्ड का मतलब होता है कागज का टुकड़ा, सीधी बात, तो उस 100 रुपए से मान लीजिए कि स्टेट बैंक ने वही लाइफ बॉय साबुन खरीद के रख लिए थे। 1 साल बाद मैं स्टेट बैंक के पास आया, इन्फ्लेशन के कारण स्टेट बैंक के 10 साबुन जो 100 रुपए में आए थे वो 110 रुपए के बिक गए, जो कि 10% इन्फ्लेशन है, 10% महंगाई है। तो 10 रुपए की चीज 11 की हो जाएगी, 100 रुपए की चीज 110 की हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन पर स्टेट बैंक कमाएगा 110 रुपए, मुझे देगा 105 रुपए, और फायदे में कितने का रहा? 5 रुपए का। तो फायदे में कौन रहा? स्टेट बैंक। स्टेट बैंक कौन है? पैसा लेने वाला। तो स्टेट बैंक पैसा लेने वाला है, पैसा लेने वाला कौन होता है? डेटर, देनदार। ये हमने सब बातें समझ ली। अब क्वेश्चन देखिए, महंगाई से देनदारों को लाभ होता है? यस। मुद्रास्फीति से यानी कि महंगाई से बॉन्ड धारकों को लाभ होता है? नो। 2 आउट 1 करेक्ट है ना। इसलिए पहला स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार करिए। देखो, करेंसी या करेंसी के वेरियस अल्टरनेटिव, जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 रुपए है, तो मेरा 100 रुपए है, मैंने उसे बैंक में जमा कर दिया, तब भी मेरा 100 रुपए है। लेकिन मैं जब चाहूँ तुरंत 100 रुपए दे के समोसे नहीं खा सकता, क्योंकि जब मेरे पास 100 रुपए थे तो मैं उसको तुरंत खर्च करके पिज़्ज़ा खा सकता था। लेकिन अब मेरे पैसे बैंक में हैं, तो पहले मुझे बैंक जाना पड़ेगा, उससे 100 रुपए निकालने पड़ेंगे, और तब मैं पिज़्ज़ा खा सकता हूँ। तो इसका मतलब यह है कि जो पैसा जितनी आसानी से खर्च किया जा सके वो उतना ज़्यादा लिक्विड है, उतना ज़्यादा तरल है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा तरल कौन हो जाएगी? करेंसी, यानी कि मुद्रा। ठीक है, यानी कि सबसे पहले 4 आएगा। इनको तरलता के घटते हुए क्रम में लगाना, तो सबसे पहले आएगा 4, ये या ये दोनों बाहर हो गए। अब एक बात मेरे को बताओ, सेविंग खातों में आप पैसा निकाल सकते हो? हाँ। कभी भी निकाल सकते हो? हाँ। कितना भी निकाल सकते हो? ना। कितनी बार निकाल सकते हो? सीमाएं हैं। आप अनेकों बार अपने खाते से निकाल सकते हैं, लेकिन अनेकों की एक सीमा है। किसमें? सेविंग अकाउंट में। और फिक्स्ड डिपॉजिट में तो निकाल भी नहीं सकते जब तक आपका पैसा मैच्योरिटी डेट को न टच कर ले। उससे पहले निकालोगे तो पेनाल्टी लगेगी। तो लिक्विड कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा लिक्विड मुद्रा है, कैश है, करेंसी है, ये हमको पता चल गया। एक और खाता है इसमें, हमने बात करी बैंकों में मांग जमा करें, सावधि यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट, मांग यानी कि डिमांड डिपॉजिट, और बचत खाता यानी कि सेविंग डिपॉजिट। ठीक है, तो हमको ये तो पता चल गया कि जो सावधि है उससे पैसा नहीं निकाल सकते, वो सबसे कम लिक्विड है। तो सबसे लास्ट में किसे आना चाहिए? 2 को। सबसे लास्ट में 2 किसमें? इसमें। यह आंसर हो गया। अगर आपको बाकी नहीं भी पता तो, लेकिन ऐसे नहीं, अभी तो आप क्लास में तो सब पता होना चाहिए। सावधि सबसे कम तरल है और कैश सबसे ज्यादा तरल है। सेविंग अकाउंट में और डिमांड डिपॉजिट, इन दोनों में जरा चेक करते हैं। देखो, डिमांड डिपॉजिट वो है जिसमें आप चाहे जितने बार दिन में पैसा डालो, चाहे जितने बार निकालो, इसमें बैंक आपको इंटरेस्ट नहीं देती है। इसमें अपना पैसा बैंक में रखने के लिए भी आपको थोड़े से खर्च लगते हैं, कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन दैट कंडीशन कैश के बाद सबसे ज्यादा लिक्विड कौन है? डिमांड डिपॉजिट। देखिए 2 के बाद 1 आ रहा है,
फिर 3 आएगा सेविंग, और सबसे लास्ट में आएगा 2, यानी कि सावधि, यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट। दैट्स इट। किसी देश का भुगतान संतुलन किस चीज का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है? अब हमको इसमें आंसर देखना है। जैसे कि मैंने कल भी एक बात करी थी, यानी कि जब भी कल बोला जाता है प्रोफेशनली, उसका मतलब होता है लास्ट टाइम व्हेन वी मेट, जब हम लास्ट टाइम मिले थे। यानी कि पिछली क्लास में इस बारे में हमने बात करी थी कि कई बार यूपीएससी में एक से अधिक ऑप्शन सही होते हैं, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की ओर जाना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा उपयुक्त हो। आइए देखते हैं। ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री, हाँ इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, तो ये सही हो सकता है, इसको हम रिव्यू करने के लिए रखेंगे। दूसरा, गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, ये बात भी सही है, इसमें भी आ ईयर है, इसमें भी आ ईयर है, दोनों बातें सही हैं। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम अ कंट्री, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है, इसको भी हम रिव्यू करने के लिए रखते हैं, इसको हम रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। 3, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ वन कंट्री टू अनदर, मतलब कि एक देश की सरकार और दूसरे देश के बीच में जो ट्रांजैक्शन होते हैं, ये आई थिंक सर्वदा इनमें सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट ये होना चाहिए, आर्थिक लेन देन एक सरकार का दूसरे देश के बीच में, क्योंकि इसमें एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बहुत तरीके के और जो यूनिलैटरल ट्रांसफर्स होते हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाते हैं। जो निवेश होते हैं एफडीआई में, एफपीआई में, वो सब कुछ इंक्लूड हो जाता है, तो इसको मोस्ट अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पहले एक बार डी को भी चेक कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, यस ये भी सही है, यानी कि इसमें सभी कथन सही हैं, लेकिन सर्वथा उपयुक्त कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है, वो है सी। बिकॉज सी केवल एक देश से दूसरे देश में पूंजी की संचालन या इंपोर्ट एक्सपोर्ट तक सीमित नहीं है, इसमें वो सारे ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है, ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन वन कंट्री टू अनदर, बिटवीन वन गवर्नमेंट टू अनदर कंट्री। जब ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन इंक्लूड हो जाते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अबाउट दिस। गॉट इट? C will be the answer. The next one, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को किसके मामलों में, किन किन मामलों में नियंत्रित करता है? यानी कि द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट्स द कॉमर्शियल बैंक इन मैटर्स ऑफ, किन किन मामलों में? पहले हम देखते हैं कि हमारे देश का बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है। आरबीआई सेंट्रल बैंक है, इसके नीचे बहुत सारी बैंक हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और इनके नीचे होते हैं पीपल, ठीक है, ये पीपल होते हैं इनके नीचे। मतलब कि पीपल सीधे जाके आरबीआई से पैसा नहीं ले सकते, यानी कि पीपल सीधे आरबीआई के पास नहीं जा सकते पैसा लेने, उनको जाना पड़ेगा बैंक के पास, बैंक पैसा लेगी आरबीआई से, सीधी बात। ये हमारे देश का बैंकिंग स्ट्रक्चर है। तो आरबीआई इन बैंकों को किन किन मामले में रेगुलेट करता है? जैसे कि अगर रेपो रेट के माध्यम से आरबीआई ये सुनिश्चित करता है कि मार्केट में मनी की सप्लाई किस तरह होगी, और सीआरआर एसएलआर, मैंने रेपो रेट इसलिए बता दिया ताकि आप कोई कंफ्यूजन न करना सीआरआर और एसएलआर से। सीआरआर और एसएलआर के माध्यम से, खासतौर से एसएलआर के माध्यम से आरबीआई ये इंश्योर करता है कि बैंक के पास कितनी लिक्विड एसेट होगी, यानी कि कितनी तरल संपत्ति होगी। स्टेटमेंट 1 करेक्ट। 2, ब्रांच एक्सपेंशन, शाखा विस्तार। अगर स्टेट बैंक या कोई भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक नई ब्रांच खोलना चाहती है तो उसे आरबीआई से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये बात सही है। बैंकों का विलय, अगर कोई एक बैंक दूसरी बैंक के साथ विलय करना चाहती है, मर्ज करना चाहती है, तो आरबीआई की परमिशन के बगैर नहीं कर सकती, तो ये बात भी सही है। और कोई बैंक अगर अपना बैंकिंग ऑपरेशन पूरी तरह से बंद कर देना चाहती है तो उसके लिए भी आरबीआई का अप्रूवल चाहिए, यानी कि सभी कथन सही हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी खाता है? कल भी हमने बात करी थी कैपिटल अकाउंट के बारे में। कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं, लास्ट क्लास का अगर आपको याद हो, पूंजी खाता
वो अकाउंट होते हैं। पहले तो पूंजी क्या होता है ये एक बार जान लो। पूंजी वो एसेट होती है, वो मुद्रा, रुपया, कुछ भी हो सकता है, जो कि और ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित है, जो कि और ज्यादा पैसा कमाने के लिए प्रेरित है, उस एसेट को हम पूंजी कहेंगे। ठीक है, जैसे आपकी जेब में 100 का नोट पड़ा है, पूंजी है कि नहीं, ये इस बात से डिटरमाइन होता है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हो। अगर आप गए बाजार और उसकी आपने चॉकलेट खरीदी और खा ली, तो पूंजी नहीं है, वो आपका रेवेन्यू खर्च हो गया, राजस्व खर्च हो गया। पूंजी तब है जब उस 100 रुपए के माध्यम से आप हेलीकॉप्टर खरीदो और उस हेलीकॉप्टर में बहुत सारे नेताओं को बैठा के घुमाओ और उनसे किराया वसूल करो। मतलब ये कि आपने अपने 100 रुपए का हेलीकॉप्टर खरीदा, उसमें मोदी, बाइडेन, जिनपिंग, पुतिन सबको बैठाला और आराम से घूम के आए और फिर इन सबसे एक लाख डॉलर चार्ज किए किराया। तो आपने 100 रुपए से लाखों डॉलर कमा लिए, है ना, हाइपोथेटिकल, लेकिन हमारे काम का है ना। तो ऐसी कंडीशन पर पूंजी वो है जो आपको और ज्यादा पैसा कमाने के लिए, और ज्यादा धन कमाने के लिए प्रेरित करें। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, तो पूंजी खाता कौन सा है? पूंजी खाता वो खाते होते हैं जिनमें एसेट या लायबिलिटी में कोई बढ़त या घटत हो। एसेट में या लायबिलिटी में कोई चेंज अगर हो रहा है तो वो पूंजी खाता है। अब चेक करते हैं, यही हमने कल लास्ट क्लास में भी बात करी थी। विदेशी ऋण, जब भी विदेशी ऋण आप लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि भारत ने फ्रांस से 100 रुपए लिए या 100 डॉलर लिए, तो भारत फ्रांस को 100 डॉलर वापस करने के लिए देनदार हो गया। मतलब इंडिया इज लाइबल टू रीपे ₹100 टू फ्रांस एट सम मोमेंट ऑफ टाइम। तो वैसी कंडीशन पर इसमें भारत के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई। जब भारत के ऊपर लाइबिलिटी बढ़ गई तो ये एसेट का पार्ट है। बी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, जब फॉरेन मनी इंडिया में आती है तो वो हमारे एसेट का साइज बढ़ाती है, लायबिलिटी नहीं। क्यों? ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। यहां पर जो फॉरेन कंपनी होगी वो हमको लोन नहीं दे रही, वो हमारे किसी न किसी इंफ्रास्ट्रक्चर, किसी बिजनेस एक्टिविटी में सीधे निवेश कर रही है। उसे उस निवेश से जो प्रॉफिट होगा, जो लाभ होगा, वो उस कंपनी को होगा। लेकिन इन दिस कंडीशन जब भी एफडीआई आता है तो हमारे देश में कैपिटल आती है और इस कैपिटल की वजह से हमारा एसेट बढ़ता है। ठीक है, तो वैसी कंडीशन पे ये भी कैपिटल अकाउंट का पार्ट है। निजी प्रेषण, इसको रिव्यू करेंगे अभी। अब पोर्टफोलियो निवेश, हाँ, जब भी किसी कंपनी की जो नेट वैल्यू है उससे 10% से कम अगर पैसा आता है तो ये हमारा पोर्टफोलियो यानी कि एफपीआई है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। ठीक है, तो 1 to 4 तो सही है, यानी कि ऑप्शन मिल गया। 1 to 4 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। निजी प्रेषण यह मामला क्या है समझते हैं। मान लो प्रियंका चोपड़ा रहती है एलए में, लॉस एंजलिस में रहती है। ठीक है, कौन? प्रियंका चोपड़ा। अब उसके फादर तो है नहीं, उसके मम्मी हैं, तो मम्मी कैसे खाना खाएंगे? अब वो इतनी बूढ़ी हो गई कि काम भी नहीं कर सकते, तो उनको काम करने के लिए मान लीजिए कि प्रियंका चोपड़ा हर महीने $10 अमेरिका से भेजती है। तो ऐसा पैसा, ऐसी मनी जो किसी देश में बसे हुए कोई भी नागरिक या एनआरआई या गैर नागरिक अपने माता पिता या अपने भाई बंधुओं के खर्च के लिए भेजते हैं, तो वो ऐसी अपेक्षा नहीं रखते कि उनके माता पिता भाई बंधु उनको वापस करेंगे। यानी कि प्रियंका चोपड़ा ये अपेक्षा नहीं रखती कि उसकी माँ उसको कभी ये पैसा वापस करेगी, कभी ये डॉलर वापस करेगी। तो ऐसी मनी को हम लोग बोलते हैं रेमिटेंसेस या निजी प्रेषण। इसको हम बोलते हैं रेमिटेंसेस या निजी प्रेषण। ठीक है, प्रेषण या रेमिटेंसेस। तो चूंकि ये हमारे देश में आके खर्च हो जाना है, ये हमारे देश में एसेट या प्रियंका चोपड़ा की एसेट या लायबिलिटीज को नहीं बढ़ाता, ना हमारे देश में कोई एसेट या लायबिलिटीज को पे चेंज करता है, तो वैसी कंडीशन पर प्राइवेट रेमिटेंसेस इसका पार्ट नहीं होंगे। आंसर पहले ही आ चुका था, इसको चेक किया जा रहा है बस। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्या मतलब? पहले समझ लेते हैं कि ओएमओ है क्या। ओपन मार्केट ऑपरेशन के केस में आरबीआई गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को
गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को या तो बेचती है या तो खरीदती है। अब जरा ध्यान से देखिए, जीसेक अगर आरबीआई के पास जाएंगे, यहां पीपल है या मार्केट या बैंक कुछ भी आप कह लीजिए, अगर जीसेक आरबीआई के पास जा रहे हैं तो आरबीआई पीपल को पैसा देगा। अगर जीसेक पीपल के पास जा रहे हैं, ठीक है, तो पीपल आरबीआई को पैसा देंगे। मतलब जीसेक यहां पे चीनी की तरह काम कर रहा है, जैसे वस्तुएं होती हैं, जीसेक लो पैसा दो, पैसा लो जीसेक वापस करो, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वापस करो, ये केस होता है। मतलब कि ओपन मार्केट ऑपरेशन में आरबीआई गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की खरीद या बिक्री करते हैं। दे बाई और सेल द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट ऑपरेशन, दैट्स इट। आइए देखते हैं, अनुसूचित बैंकों द्वारा आरबीआई से उधार लेना नो, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उद्योग और व्यापार को ऋण देना नो, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों यानी गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज को खरीद या बिक्री, सही है, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं, बाहर करो, सी हमारा आंसर आ जाता है। किसी निश्चित, अच्छा एक बात आप देख रहे हो कि यूपीएससी में इकोनॉमी से क्वेश्चन कितने ज्यादा आते हैं, है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने ज्यादा हैं, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। अगर आप यूपीएससी क्वालिफाई करना चाहते हो तो अपना इकोनॉमी मजबूत रखो। एग्जाम दृष्टि में से आप इकोनॉमी के पैकेजेस खरीद सकते हैं, जिससे आपकी इकोनॉमी और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। चलिए, किसी निश्चित अवधि के लिए किसी देश की राष्ट्रीय आय बराबर होती है, राष्ट्रीय आय कॉन्सेप्ट क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं कि पहले इसे किस तरह देखा जाता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट को राष्ट्रीय आय बोलते हैं। 2015 से ये फैक्टर कॉस्ट की अवधारणा को चेंज कर दिया गया है। अब एनएनपी एट मार्केट प्राइस हमारा नेशनल इनकम होता है, ठीक है, हमारा नेशनल इनकम होता है। अब हम देख सकते हैं इसको, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ध्यान दो यहां पे नेट नेशनल प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है। नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, क्या नेशनल इनकम है? तो यहां पर इसको हम रिव्यू करने के लिए छोड़ेंगे। कुल व्यय का योग, तो कुल व्यय तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें इंटरमीडिएट और फिनिश्ड हर तरह के व्यय शामिल होते हैं, इसलिए नहीं। सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय का योग, अब चूंकि सभी व्यक्तियों की व्यक्तिगत आय तो यहाँ पे भी इंटरमीडिएट और फिनिश दोनों तरह के गुड्स इंक्लूड होंगे, नो। उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, तो इसको भी हम रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब चूंकि उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है तो ये मोस्ट लाइकली जीडीपी जैसा है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जैसा है, ठीक है। तो वैसी कंडीशन पर हम इसको भी नहीं ले सकते, बिकॉज यहां पर नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी कि नेशनल प्रोडक्ट बाय रेजिडेंट, यहां पे ये मतलब है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य है। टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय नेशनल्स, देखो इकोनॉमी में नेशनल से अनागरिक और पॉलिटी में नेशनल से अनागरिक का शब्द का मतलब अलग अलग होता है। पॉलिटी में जो सिटीजन है उसका मतलब है जो वोटिंग राइट्स रखते हों, जो यहाँ पे टैक्स पे करते हो, कई तरह की परिभाषाएं होती हैं सिटीजन में। इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। रेजिडेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो रेजिडेंट से हमें चीज़ समझाएंगे। यहाँ पर नागरिकों का मतलब है रेजिडेंट, देयरफॉर ए विल बी द आंसर। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब अगर आपको बेसिक पता है तो अपने आप इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे अभी हमने बात करी। डेमोग्राफिक डिविडेंड पर क्वेश्चन है ना, जनसांख्यिकी लाभांश क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड, देखो डेमोग्राफिक डिविडेंड उस एज ग्रुप को कहा जाता है जिसे आप यूथ कहते हो, यानी कि युवा पॉपुलेशन,
नॉर्मली 15 से 29 साल के एज ग्रुप को माना जाता है, ठीक है, युवा पॉपुलेशन। तो कह रहा है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का पूरा लाभ कैसे लिया जा सकता है, जनसांख्यिकी लाभांश का पूरा लाभ कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उनका कौशल विकास करके देखेंगे। दूसरा, अधिक सामाजिक सुरक्षा एवं योजनाएं शुरू करके, ये सीनियर सिटीजन के केस में ज़्यादा काम करता है, ये काम करेगा सीनियर सिटीजन के केस में। नेक्स्ट, शिशु मृत्यु दर को कम करना। देखो, शिशु मृत्यु दर को कम करना और डेमोग्राफिक डिविडेंड अपने आप में बात अलग है। शिशु मृत्यु दर को कम करना हमारा एक अदर सोशल ऑब्जेक्टिव जरूर है। उच्च शिक्षा का निजीकरण, दैट इज डिफरेंट थिंग। निजीकरण से वैसे भी बहुत सारे जो गरीब यूथ हैं उस सर्कल से बाहर हो जाएंगे, तो उनको उसका लाभ नहीं मिल पाएगा, तो ये भी अपने आप में बात नहीं सटीक बनती। कौशल विकास को बढ़ावा देना ही अपने आप में मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट होगा। ठीक है, लास्ट आज का ये अंतिम प्रश्न है। 2013 हम लोग 2013 के इकोनॉमी के क्वेश्चन यूपीएससी में आए हुए हैं जो, उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो किसी देश में आर्थिक वृद्धि होगी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति हो रही है। जरूरी नहीं, हो सकता है वो देश बॉम्ब बना रहा हो सकता है वो देश ऐसी टेक्नोलॉजी बना रहा हो जिसका कि इकोनॉमिक पोटेंशियल नहीं है, या कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो किसी खास सेक्शन ऑफ पीपल के काम का हो, तो उसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल अपने आप कम हो जाते हैं। तो वैसी कंडीशन पर आर्थिक वृद्धि हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। और वो कह रहा है कि किसी देश एक्स में आर्थिक वृद्धि कब सुनिश्चित है, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इज नॉट द राइट आंसर। जनसंख्या वृद्धि हो तब तो बात ही नहीं है। जनसंख्या वृद्धि, अगर जनसंख्या पढ़ी लिखी कौशल विकास करने वाली है तो संसाधन बन जाएगी और ऐसे कंडीशन में इकोनॉमिक डेवलपमेंट आ सकता है, ग्रोथ आ सकती है। लेकिन अगर वही जनसंख्या पढ़ी लिखी नहीं है तो वो बोझा बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, बर्डन बन जाती है। तो जनसंख्या वृद्धि अपने आप में इकोनॉमिक ग्रोथ की गारंटी नहीं ले सकता। किसी देश में कैपिटल फॉर्मेशन होता है, ये मोस्ट लाइकली है, इस पे बात करेंगे। विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है, हो सकता है नहीं भी। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आप एक्सपोर्ट कम कर रहे हो और इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो। अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो ऐसी कंडीशन पर भी आपका ट्रेड वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है। उदाहरण पाकिस्तान है ना, ऐसी कंडीशन में जैसे पाकिस्तान हमेशा इंपोर्ट ज़्यादा करता है, एक्सपोर्ट कम करता है, तो उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ हमेशा अफेक्टेड रहती है, मोस्ट ऑफ द टाइम अफेक्टेड रहते हैं। तो ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये आंसर बचा। इसकी बात करेंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि हमने बोला कि कैपिटल उस एसेट या पूंजी को कह सकते हैं, उस एसेट या मनी को कह सकते हैं जो अधिक मनी को कमाने में या उत्पन्न करने में या क्रिएट करने में प्रेरित है, तो उस मनी को हम कैपिटल कहते हैं। तो कैपिटल फॉर्मेशन, जैसे कि आप सड़क बनाते हो तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर डेवलप होता है, कॉरिडोर बनाते हो तो फैक्ट्री इंडस्ट्रीज डेवलप होती हैं। तो मोस्ट लाइकली ये किसी देश में अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो वहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होगी। यस, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम के तहत मेंस 2024 के लिए आप तैयार कर सकते हैं अपने आप को। यहाँ पे डेली आंसर प्रैक्टिस कराई जाती है। सो आप इस कोर्स को ज्वाइन करिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद एग्जाम दृष्टि। हैव अ नाइस टाइम।